नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास खंड से बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था और अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ या ऋषि पतन, सारनाथ का ही पुराना नाम ऋषि पत्तन है। तो इन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया था और इनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में। अब प्रश्न को फिर से देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। तो आंसर हो जाएगा सी, कुशीनारा या कुशीनगर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनके ज्ञान और शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया था। इसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक का जो पहला भाग है वह है विनय पिटक, दूसरा भाग है सुत्त पिटक और तीसरा भाग है अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन संकलित है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत संकलित है। तो इस तरह देखा जाए जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म यानी कि विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब एक सा नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अहिंसा दोनों धर्म मानते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों धर्मों को नास्तिक धर्म कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों को नहीं माना था। सी आत्मदमन, जैन धर्म जो है वो आत्मदमन पर ज्यादा फोकस करता है और बौद्ध धर्म मध्य मार्ग पर ज्यादा फोकस करता है। इस तरह देखा जाए तो जो सी है वो जैन धर्म का हिस्सा हुआ करता है, बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं होता है। डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, जब भी कोई नया धर्म बनता है तो पुराने रीति और रिवाजों के कुछ हिस्सों को अस्वीकृत कर ही देता है। तो इस तरह देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी आत्मदमन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। यह प्रश्न बड़ा विवादित हुआ था क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का यह वृक्ष है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह वृक्ष अपने वंश की 6वीं पीढ़ी का है। इसलिए देखा जाए तो ये पंचम और षष्ठम दोनों आंसर सही हो जाएगा, जबकि उस समय विकल्प ई नहीं हुआ करता था। इस कारण इस प्रश्न को बीपीएससी ने हटा दिया था। तो इसके आंसर पर आप स्टार लगा सकते हैं या फिर आज के संदर्भ में इसे ई विकल्प लगाएंगे। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। बराबर की गुफाओं को अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविकों को दिया था। तो इस तरह देखा जाए तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल, उपाली। इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल जो थे महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे यानी पाटलिपुत्र को किसने बसाया? ए उदयन, इसे उदयन भी बोला जाता है। बी अशोक, सी बिंबिसार, डी महापद्म नंद। तो पटना को अपनी राजधानी सबसे पहले उदयन ने बनाया था और इन चारों में उदयन सबसे पहले का है। उदयन जो होते हैं वो हर्यंक वंश से संबंधित हैं। ये अजात शत्रु के पुत्र हुआ करते थे। उदयन ने ही मगध की राजधानी राजगिरी से हटाकर पटना की थी। इस तरह देखा जाए तो उदयन आंसर सही होगा, जो कि विकल्प ए है।
अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उदयन। ए अजातशत्रु द्वारा, गलत होगा। बी कालाशोक द्वारा, कालाशोक ने भी पटना को राजधानी बनाया था, लेकिन ये बाद का है, उदयन सबसे पहले है। सी उदयन द्वारा। डी कनिष्क द्वारा, तो कनिष्क ने पटना को अपनी राजधानी ही नहीं बनाया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। कालाशोक और उदयन बचते हैं, लेकिन कालाशोक बाद के हैं, उदयन पहले के हैं, और पूछ रहा है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उदयन ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। उदयन हर्यंक वंश से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? सेम क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उदयन। पहला विकल्प है शिशुनाग, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है उदयन, तो ये आंसर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी को माना जाता है, जो वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन बनाता है। इसके पहले मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, यानी कि शुरुआती जो राजधानी है राजगृह ही है, और इसे ग्रीवराज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में माना गया है कि मगध का जो सबसे पहला शासक था वह वीरद्रथ था। इसी वंश से संबंधित थे जरासंध, जिनका भीम के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था। वहीं बौद्ध ग्रंथों का मानना है हर्यंक वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी 6वीं शताब्दी में, और हर्यंक वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वह थी राजगृह। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य हुआ करता था। तो इस तरह देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी राजगृह। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? पहला विकल्प मौर्य, दूसरा विकल्प हर्यंक, तीसरा विकल्प नंद, चौथा विकल्प गुप्त। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, और बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश था। मगध पर शासन करने वाला भी पहला वंश हर्यंक वंश ही था। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि हर्यंक वंश। अगला प्रश्न, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? पहला विकल्प विलियम जोन्स, दूसरा विकल्प वी स्मिथ, तीसरा विकल्प आर के मुखर्जी, चौथा विकल्प डी आर भंडारकर। तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ही पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, यानी कि उन्होंने बताया था सेंड्रोकोटस, जिसका उल्लेख यूनानी लेखक करते आए हैं, वही चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? पहला विकल्प है दशरथ, दूसरा है वीरद्रथ, तीसरा है खारवेल, और चौथा है तनिष्क। तो इसका उत्तर होगा खारवेल। खारवेल कलिंग का राजा था, और यह महामेघवाहन वंश से संबंधित था। ओडिशा में भुवनेश्वर से कुछ दूर उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा से उसका अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में कोई तिथि नहीं पड़ी हुई है, लेकिन इस अभिलेख से राजा खारवेल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, और यह भी जानकारी मिलती है वह जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव रखता था। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खारवेल। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से। ए उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा महामेघवाहन वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। एक इतिहासकार हुए वी ए स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा है। प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से
जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है और इसे हरिशेर ने लिखा था। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुड़ भारत पे आक्रमण करते हैं और स्कंदगुप्त से पराजित होते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था? ये जो अप्रहत शब्द है या गुप्त वंश से संबंधित है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को उस समय अप्रहत भूमि कहा जाता था। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, तो ही सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सिंचित भूमि। तीसरा ऑप्शन है घने जंगल वाली भूमि। चौथा ऑप्शन है जोती हुई भूमि और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर 520 ईस्वी में, 525 ईस्वी से लेकर 529 ईस्वी में, 545 ईस्वी से लेकर 552 ईस्वी में, 592 ईस्वी से लेकर 597 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी में। सुंग यून के अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण यात्रियों को हम देख लेते हैं। पहला है मेगास्थनीज या सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। दूसरा है डिमोकस या बिंदुसार के दरबार में आया होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है फाहियान या भी चीनी यात्री होता है और या गुप्त वंश के शासन के दौरान भारत आता है या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। इसकी पुस्तक का नाम है फो वो की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और कब आया था? तो 399 ईस्वी में। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो है फो वो की। फाहियान के बाद सुंगयून चीनी यात्री होते हैं जो भारत आते हैं। सुंगयून के बाद वेनसोंग भारत आता है। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आता है। वेनसोंग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। वेनसोंग के बाद इत्सिंग भारत आता है 673 ईस्वी से लेकर 692 ईस्वी में। इत्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त की होती। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान। फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी गुप्त वंश के शासन के दौरान। वेनसोंग या हेनसोंग ये आता है हर्षवर्धन के शासन के समय। इत्सिंग हेनसोंग के बाद आता है। और तारानाथ जो होते हैं तिब्बती बौद्ध यात्री होते हैं। इस तरह देखा जाए हेनसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में आता है। तो आंसर हो जाएगा वेनसोंग। और इसने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है सी यू की। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? पहला विकल्प है अर्थशास्त्र, इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। बी इंडिका, मेगास्थनीज ने इसकी रचना की थी। पुराण, अलग अलग पुराणों की रचना अलग अलग लोगों ने की है। डी राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी और या बिहार शरीफ में अवस्थित था। बिहार शरीफ बिहार में है। पहला विकल्प है बंगाल, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है तमिलनाडु, पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि आंसर बी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ए नान्यदेव, बी नरसिंहदेव, सी विजयदेव, डी हरि सिंह देव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। कर्नाट वंश की स्थापना 1097-98 ईस्वी में की गई थी। इसका जो शासन क्षेत्र था वह तिरहुत का क्षेत्र था और इसकी स्थापना नान्यदेव ने की थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ में हुआ करती थी। इस वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस वंश के जो अंतिम शासक हुए वो थे हरि सिंह देव और हरि सिंह देव ने पंजी प्रबंध की शुरुआत की थी
पंजी प्रबंध मतलब वंशावली के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, और इस पंजी प्रबंध का महत्व शादी में बहुत हुआ करता था। तो इस तरह देखा जाए तो इसका उत्तर होगा नान्यदेव, जो कि विकल्प ए है। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव, यानी कि विकल्प ए। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगृह। 4 बौद्ध संगति हुई है, 4 बौद्ध सभा हुई है। पहली बौद्ध सभा राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और इस समय मगध पर अजात शत्रु का शासन हुआ करता था। दूसरी बौद्ध संगति काला शोक के समय हुई थी, वैशाली में, और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे आचार्य साबकमीर या सर्वकामनी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, पटना में, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस। तो इस तरह देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कश्मीर, कश्मीर के कुंडलवन में। राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 255 ईसा पूर्व में। 5वीं और 6ठी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया जा चुका है, और ये दोनों बौद्ध संगति म्यांमार में हुई है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।